दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 13। मायून ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इतनी जल्दी शादी के बारे में कैसे सोच सकती हो, वो भी उस विवेक से। काव्या भी अब बेड से उठ गई और उसके एकदम सामने खड़ी होकर बोली, क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं उससे शादी? क्या खराबी है उसमें? वैसे भी वो बहुत हैंडसम है। हाय, उसकी स्माइल किसी को अपना दीवाना बना ले। और मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने सोच लिया है कि उसे ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी। वैसे भी मैंने देखा है वो मुझे दिल ही दिल बहुत पसंद भी करता है। फिर मुस्कुराने लगी। ये सुनते ही जैसे मायूर के दिल में दर्द होने लगा। काव्या के मुंह से विवेक की इतनी तारीफ उसे हजार सुई की तरह चुभ रही थी। मायूर ने गुस्से से उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया और बोला, क्या कहा तूने? तुझे वो बंदर अच्छा और हैंडसम लगता है? तेरा दिमाग खराब है क्या? काव्या को भी अब गुस्सा आ गया और वो बोली, मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन तुझे क्या हुआ है? तू मेरी लाइफ में क्यों इतना इंटरफेयर कर रहा है? चल जा यहाँ से, मुझे सोना है, समझा? और खुद को छुड़ाने लगी। मायूर को अब और भी गुस्सा आने लगा। वो बिना सोचे समझे अपने ओठ काव्या की ओठ पर रख दिए और किस करने लगा। काव्या ने उससे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की थी। एक पल के लिए तो वो जम सी गई, पर जब उसे होश आया तो वो जोर से मायूर को धक्का देकर दूर हो जाती है। मायूर काव्या से थोड़ा दूर हो गया। काव्या ने घूर कर मायूर को देखी और वो कुछ कहने ही वाली थी कि मायूर ने अपने दोनों हाथों से उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके ओठों को फिर से किस करने लगा। वो गुस्से में था, इसलिए उसकी किस भी अब काफ़ी रूड थी। वो हैरानी में थी, उसकी आंखें बंद हो गई थी। वो उसको खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन मायूर ने उसे खुद से एकदम चिपका दिया और डीप किस करने लगा और साथ ही वाइड भी। उसे आज एहसास हुआ कि उसे उससे प्यार है। सिमरन तो बस उसके आंखों का एक धोखा थी। काव्या भले ही उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसके किस से हैरान थी। उसने बहुत कोशिश की उसको खुद से दूर करने की, लेकिन वो उतने ही पैशन के साथ किस करता रहा। कुछ देर बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो उसने काव्या को छोड़ दिया और धमकी भरी आवाज़ में कहा, अब से तुम मेरी हो और खबरदार, जो कभी किसी का गलती से भी नाम लिया तो। फिर अपनी सांसें काबू करते हुए उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, सॉरी काव्या, मुझे समझने में देरी हो गई। मैं पागल था जो अपने दिल का हाल ही नहीं समझ पाया। फिर थोड़ा रुक के उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसके माथे को चूम कर बोला, आई लव यू काव्या, आई लव यू। मैं अब तुम्हें सिर्फ खुशियाँ दूंगा और बहुत प्यार भी करूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी तुम? फिर उसको कस के गले से लगा लिया। आज वो बहुत खुश थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मायूर ने उसे अभी क्या कहा। वो तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई थी। सौम्या जी अब गुस्से से अरमान पर बरस पड़ी और लगभग दांत पीसते हुए चिल्ला रही थी। अब अरमान समझ गया कि सौम्या रुकने वाली नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल गया। अरमान जानता था कि जरूर वीर ने ही कुछ किया होगा, लेकिन वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसका ही बेटा था और उसकी हालत अभी बहुत ख़राब थी। अरमान कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचा था। अब उसकी फैमिली उसे अपना मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका बेटा ध्रुव उसको एक नज़र देखता तक नहीं था और दूसरा जो सामने है वो अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। ये उसका दिल ही जानता है कि अभी उसके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन गलती तो उसी की है। उसकी एक गलती होती तो शायद उसे माफ़ भी किया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसे ही कई बार दिल दुखाया था। अरमान उस दिन को कोस रहा था जब वो सौम्या से मिला और नशे की वजह से दोनों एक हुए थे। वो दिन अरमान आज तक नहीं भूल पाया है। उसी दिन की वजह से उसको सौम्या की हर बात माननी पड़ रही थी और जब वीर पैदा हुआ था तब अरमान बहुत बुरा फंस गया था। उसे वीर के लिए खुशी थी क्योंकि वो उसका बेटा था, लेकिन वो सालोनी और ध्रुव को खोने से डर रहा था। उसने सालोनी को शुरू में काफ़ी तकलीफ दी थी, लेकिन फिर भी वो उससे कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। धीरे धीरे अरमान को भी सालोनी पसंद थी और उसको सालोनी से प्यार हो गया था। वैसे भी सालोनी उसकी दोस्त थी, बस अरमान उस टाइम थोड़ा परेशान था। उसका दिल जो टूटा था और इसलिए वो सालोनी को अपना नहीं रहा था, पर सालोनी ने उसके दिल में जगह बना ही ली और वो ध्रुव के आने से बहुत खुश थी।
और अरमान भी अब सलोनी को खुश रखना चाहता था। लेकिन सौम्या उसकी एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ रही थी। वीर के पैदा होते ही सौम्या ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और उसके पिता की कुछ ज़मीन उसने अरमान को मजबूर करके अपने नाम करा ली। और अब ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर एक नहीं कई सारी अच्छी अच्छी कंपनी थी। उसमें से 2 उसी वक्त अपने बेटे के नाम करवा ली थी। यही बात उस दिन जब सारा ने सच सबके सामने लाई तो पता चला, वरना किसी को पता भी नहीं चलता। ये सब उस समय अरमान के नाम पर था, इसलिए उसने बिना किसी को बताए वो सब सौम्या के और अपने बेटे के नाम पर कर दिया था। और दादाजी ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे पर बहुत भरोसा करते थे। और जब ये बात दादाजी को पता चली तो उन्होंने उसको अपनी बाकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं दिया और पूरा का पूरा ध्रुव और अपने छोटे बेटे मायूर और विक्रम के पिता के नाम कर दिया। और यही सौम्या को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो पहले ही काफ़ी कुछ अपने नाम करवा ली थी, लेकिन उसे सब अपने नाम पर चाहिए था। उसे ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का जो सीईओ का पद था वो चाहिए था। वो अरमान के पास था, लेकिन दादाजी ने उसे वो पद छीन लिया था। अरमान अब अपनी गलती पर अंदर ही अंदर रोता है और सबसे ज़्यादा तो उसे इस बात का दुख है कि उसने सारा को भी अपनी गलती की वजह से खोया और उसकी एक सबसे बड़ी गलती की वजह से। और उस दिन नागा अर्जुन और पूरा वालिया परिवार से अरमान से नफरत करता था। इधर काव्या तो खुशी से झूम रही थी, उसके दिलों में तो मानो तितलियां उड़ रही थी। लेकिन अब बारी काव्या की थी मायूर को परेशान करने की। वो मायूर को खुद से धक्का देते हुए एक अजीब सा मुंह बनाकर बोली, छी मायूर, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने सोचा नहीं था। मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था और तुमने क्या किया। तुमने मुझे बिना पूछे ही मेरी फर्स्ट किस ले ली। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपना क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, जब उसे ये बात पता चलेगी तो। मायूर ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों में जैसे आग जलने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, जिसे काव्या भी साफ देख सकती थी। उसने काव्या को गुस्से में आकर कस के उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया और बोला, तो ये क्या बोल रही है। तेरा बॉयफ्रेंड है? कौन है? जल्दी बता, तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। और ये सब हुआ कब? काव्या जल्दी बोलना, तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है ना मेरे से। इधर ध्रुव के पैलेस में ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में लेकर लेटा था, लेकिन रूहानी और ध्रुव दोनों की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। रूहानी का सिर उसके सीने में था और ध्रुव रूहानी के बालों में अपना हाथ फेर रहा था, जो रूहानी को बहुत सुकून दे रहा था। रूहानी को उससे कई सारे सवाल पूछने थे, लेकिन वो डर से कुछ नहीं बोल पाती थी। लेकिन आज बड़ी हिम्मत करके बोली, आप मुझे घर कब लेकर जाओगे। रूहानी का सवाल सुन ध्रुव ने रूहानी को देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसने रूहानी के बालों को चूम लिया और बोला, बहुत जल्द, पहले तुम अच्छे से ठीक तो हो जाओ, फिर ओके। रूहानी उसके सीने में अपना हाथ चलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे भी दादी और माँ और सबसे मिलना है, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। ध्रुव अच्छे से रूहानी की हालत समझ सकता था। रूहानी हमेशा से प्यार के लिए तरसी है। उसने तो अपनी माँ को देखा तक नहीं है, और जिसे देखा उसने कभी उसे अपनी बेटी माना ही नहीं। अब वो रूहानी को किसी से छुपाकर भी नहीं रखना चाहता था। उसके पास हजारों की संख्या में बॉडीगार्ड है। वो चाहता तो रूहानी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता और उसको बॉडीगार्ड से हमेशा प्रोटेक्ट रखता। लेकिन वो ये अच्छे से जानता था कि रूहानी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, बल्कि उसकी सारी खुशियाँ जैसे उड़ ही जाएगी और उसे लगने लगेगा कि वो किसी कैद में है। बस इसलिए ध्रुव रूहानी के कॉलेज कंप्लीट होने तक चुपचाप रहना चाहता था, वरना वीर को मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसने अपने बचपन में ही बहुत कुछ खोया था और अब वो किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली पर आँच नहीं आने देना चाहता था। और रही बात रूहानी की, तो वो रूहानी के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूहानी उसकी लाइफ में सब कुछ है, उसकी वजह से ही वो अब अपनी लाइफ में थोड़ा खुश रहने लगा है। वो अपने काम के अलावा खुद पर भी ध्यान देता है और मुस्कुराता भी है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी तक अपने पिता की वजह से
जो दिल में दर्द भरा था उसे रूहानी ने कम कर दी थी। ध्रुव जो कहीं खोया खोया रहता था वो अब जिंदगी जीने लगा था। अब सब उसे अच्छा लगता था। उसने रूहानी को अपनी बाहों में भरा और प्यार से बोला, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है जान। ये कहते हुए उसने रूहानी के गालों को चूम लिया। रूहानी ने भी उसको एक स्माइल दी और अपनी आंखें बंद कर ली। और ध्रुव ने भी ये देख एक स्माइल की और अपनी आंखें बंद कर लिया। इधर काव्या को मायूर के ऐसे पकड़ने से दर्द हो रहा था और उसे अब उस पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने भी तो गर्लफ्रेंड बनाया था ना, तब वो कितना रोई थी, लेकिन फिर भी उसने उसको कुछ नहीं बोली। और अब इसको तो देखो, बिना सच जाने कैसे गुस्से से पागल हुए जा रहा है। काव्या लगभग चिल्लाते हुए बोली, मायूर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मेरी लाइफ है, मैं जब चाहूँ बॉयफ्रेंड बनाऊँ, उससे तुम्हें क्या। काव्या की ये बात मायूर को अंदर तक चुभ गई। उसको तब इतना दुख नहीं हुआ था जब उसे सिमरन की सच्चाई पता चली थी, लेकिन आज उसे बेहद दर्द हो रहा था। उसकी पकड़ उस पर और कस गई और गुस्से से उसका पूरा चेहरा ही लाल हो गया था। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, कौन है वो बताओ मुझे, समझी तुम, ज़्यादा बोलो मत। काव्या को दर्द हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसने भी अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। अब मायूर ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। वो बहुत डर गई। उसे लगा कि उसकी कमर तो गई, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसे दर्द नहीं हुआ तो देखती है कि वो बेड पर गिरी है और मायूर उसके ऊपर ही है और गुस्से में उसे ही घूर रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, वो विवेक है ना। काव्या को अभी उसके आंखों में खुद के लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था, फिर भी वो उसको गुस्से से घूरी और बोली, नहीं वो विवेक नहीं, वो तो। इतना कहकर काव्या ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और उसको देखकर बोली, अरे मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, मैं नहीं बताने वाली, समझे। ये बोल उसने अपनी नजरें फेर ली। वो अब तक गुस्से से लगभग पूरा पागल हो गया था। वो उसके चेहरे के बेहद करीब था। उसने उसको पकड़कर अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, कौन है वो, अगर विवेक हुआ ना या कोई और भी तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इस बार काव्या अंदर तक कांप गई, क्योंकि अभी इस वक्त वो बिल्कुल अलग लग रहा था। वो बिल्कुल ध्रुव की तरह लग रहा था। आज तक उसने कभी मायूर को इतने गुस्से में नहीं देखी थी। काव्या ने भी अपने आप को संभाली और जोर से बोली, वो नहीं, वो मायूर है, मायूर ओबरॉय, समझे तुम। वो मायूर की धमकी से बहुत डर गई थी कि कहीं मायूर अपने गुस्से में किसी को मार दे। मायूर गुस्से में था, लेकिन उसने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने उसकी आंखों में देखा, वो अब शर्मा रही थी। मायूर ने काव्या के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, क्या तुम सच कह रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो भी मायूर की आंखों में ही देख रही थी। वो शर्मा रही थी, जिस वजह से उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वो शर्माते हुए बस हाँ में गर्दन हिला दी। उसे पहली बार उससे शर्म आ रही थी, वरना वो उससे कुछ भी बिंदास बोलती थी। मायूर ने आज से पहले उसको ऐसे शर्माते नहीं देखा था। इस वक्त वो अपनी गुलाबी गालों में बहुत क्यूट लग रही थी। मायूर ने फिर से काव्या के माथे को चूम लिया और बोला, तुम कब से मेरे सामने ऐसे शर्माने लगी, हाँ। फिर अपने नाक को काव्या के नाक से रब करने लगा। काव्या ने उसको धक्का दिया और बोली, ये क्या कर रहे हो, चलो उठो मेरे ऊपर से। वो बेड के ऊपर थी और मायूर उसके ऊपर। काव्या को उसके इतने पास होने से एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जिसके कारण उसका दिल तेजी से चलने लगा था, जिसे वो भी साफ सुन सकता था। आज से पहले मायूर ने भी ये अजीब सा एहसास महसूस नहीं किया था, जबकि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कॉलेज रहते थे, पर कभी इनके साथ ये सब नहीं हुआ था। अब दोनों ये अच्छे से समझ चुके थे कि दोनों का दिल एक दूसरे को चाहता है। मायूर तो बस एकटक काव्या को देखते ही रह गया। आज उसका चेहरा लाल हो चुका था और वो मायूर से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो अभी उसके हल्के रेड ओठों को ही देख रहा था, जो कब से उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। उसने एकटक उसको देख ही जा रहा था, जिससे काव्या उसे अजीब नज़रों से देखने लगती है और जब उसकी नज़रों का पीछा करती है तो वो उसको घूर कर देखने लगती है।
और गुस्से से लाल होकर कहती है, अब हटो मेरे ऊपर से, कब से मेरे ऊपर चढ़ गए हो? क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा है ना? उसने काव्या की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब वो फिर से उसकी नज़रों का पीछा करती है। तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो मायूर को घूर कर बोली, मायूर, तुम थोड़ा मुझसे दूर रहो, आज पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। वो अब भी कोई जवाब नहीं देता और उसके ओठों की ओर बढ़ने लगता है। ये देख उसकी जैसे सांसें ही अटक गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही आवाज़ आई, हेलो, आप लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है? कुछ शादी के बाद के लिए भी बचा दो यार। ये आवाज़ सुनते ही काव्या और मायूर जैसे जम ही गए और दरवाजे की ओर देखने लगे, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। तब उनकी नज़र खिड़की की ओर गई जहाँ विक्रम खड़ा था। काव्या तो शर्म से पूरी लाल हो गई। विक्रम ने उसे पहले ही कहा था कि वो रात को काव्या के पास आएगा और दोनों साथ में मस्ती करेंगे, पर जब आया तो देखा कि दरवाज़ा बंद है। वो जाने ही वाला था कि उसे खिड़की से काव्या और मायूर दोनों साथ में बेड पर दिखे। वो देखना तो नहीं चाहता था, पर दोनों की तू तू मैं सुनना उसे बहुत अच्छा लग रहा था और खिड़की खुली थी तो आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए वो खड़े होकर सुनने लगा। काव्या ने उसको जोर से धक्का दी। मायूर विक्रम को देख जमसा गया था। वो संभल ही नहीं पाया और बेचारा सीधे नीचे फर्श पर गिर गया। मायूर ने एक नज़र काव्या पर डाली जो शर्म से लाल थी। फिर उसे विक्रम की आवाज़ आई जो कह रहा था, अभी अपने होने वाले हस्बैंड को ऐसे नाराज़ नहीं करते, ये गलत बात है। एक किसी तो भाई चाहते हैं, दे दीजिए ना उनको। लेकिन मायूर गुस्से से लाल होकर कुछ कह पाता कि उससे पहले ही विक्रम के मुंह से एक बेहद प्यारी सी स्माइल के साथ आवाज़ आई, भाई, वैसे आप पहले जैसा किस किया था ना, वैसे करने वाले हो तो भाभी नहीं देंगी। इतना सुनना था कि मायूर ने दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ना? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। वो फिर से उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ से भाग निकला। अगला दिन सुबह सुबह रूहानी की आंखें खुली तो देखी कि ध्रुव नहीं है। रूहानी को अब सब ठीक ही लग रहा था। वो वॉशरूम गई और बात लेकर रेडी हो गई। तभी वहाँ ध्रुव आ गया। रूहानी को रेडी देख प्यार से उसके पास गया और उसके माथे को चूम कर बोला, तुम अब ठीक हो ना? रूहानी ने बस हाँ में सिर हिला दी और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। ध्रुव ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, 2 मिनट रुको, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। फिर रेडी होने के बाद दोनों नीचे गए। आज अंगद भी था। साथ में खाना खाने के बाद ध्रुव ने रूहानी को आराम करने को बोला तो रूहानी मना करते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। ध्रुव ने एक नज़र रूहानी को देखा और कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और कुछ भी चाहिए तो याद है ना, बस एक कॉल कर देना। रूहानी ने बस हाँ में सिर हिला दी और उसने उसे उसकी मेडिसिन दी। आज ध्रुव ही उसे कॉलेज छोड़ने गया था। ध्रुव पूरे रास्ते बस रूहानी को ही घूरता रहा था। रूहानी ने भी कुछ नहीं बोली और उसके कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही। जब कॉलेज आया था रूहानी को बिल्कुल भी ध्रुव को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मन मार कर रूहानी कॉलेज के अंदर चली गई। ध्रुव ने किसी को कॉल किया और बोला, उसका अच्छे से ख्याल रखना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर सामने वाले की सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया और सीधे अपने कैबिन में चला गया। आज वो थोड़ा टेंशन में लग रहा था। तभी डोर नॉक हुआ। उसने अंदर आने को कहा तो अंगद अंदर आकर उसको एक नज़र देखकर धीरे से बोला, आज का मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में चाहिए। उसने एक नज़र अंगद पर डाली और बोला, क्या इस मीटिंग में आहान भी आ रहा है? उसकी बातों पर अंगद ने हाँ में बस सिर हिला दिया। उसको कुछ धुंधली सी यादें आने लगी। लगभग एक छोटा सा बच्चा जो 4 साल का होगा, वो ध्रुव से लिपट गया और उछलते हुए बोला, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? उसकी बातें सुन ध्रुव भी खुशी से उछलकर बोला, हाँ हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। उनकी बात सुन अंगद ने गुस्से से दोनों को घूरा और बोला, और मुझे तो तुम दोनों भूल ही जाते हो, जाओ, मैं तुम दोनों से बात नहीं करता। फिर मुंह फुलाकर बैठ गया था। आहान ने अंगद और ध्रुव दोनों को और कस के गले से लगा लिया और बोला, हम ना साथ में ही अपनी पढ़ाई करेंगे और साथ में ही कॉलेज भी करेंगे
और तीनों खूब मस्ती करेंगे। ये सुन सारा खूब हंसी और हंसते हुए उनके पास आकर बोली, बेटा पहले बड़े ही तो हो जाओ, फिर कॉलेज के बारे में सोचना। फिर तीनों को प्यार से खाना खिलाने लगी। अंगद और ध्रुव दोनों को ही सारा वालिया बहुत पसंद थी। आज भी वो सारा के नाम से ही उन पुरानी यादों में चला जाता है। वो यही सब सोच रहा था कि डोर नॉक हुआ और पीयूष अंदर आते हुए बोला, सर मीटिंग का टाइम होने वाला है। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया और पीयूष वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा मिस्टर अरमान ओबरॉय। मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, वो भी बेहद वाला। इतना कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। वो फिर से गुस्से में बोला, सिर्फ आपकी वजह से मैंने मॉम को खोया, फिर सारा आंटी को। आहान आज मुझे एक नज़र देखना भी नहीं चाहता, जो मुझे हमेशा साथ रहने की कहता था। सिर्फ आपकी वजह से मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। सारा आंटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उससे उसकी सारी खुशियाँ ही छीन गई। अब मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वालिया फैमिली के सामने जाऊं, कैसे अपने दोस्त से बात करूं, कैसे कहूं कि हम फिर से साथ में रहें, फिर से खुश रहें। वो यही सब सोच रहा था कि अंगद की आवाज़ आई। तो वो इस सब बातों से बाहर आया और उनके साथ मीटिंग में चला गया। कुछ ही देर में उसकी सारी कार एक बड़े से 5 स्टार होटल के सामने रुकी। वो अपने रौबदार अंदाज में बाहर आया और सीधे मीटिंग रूम में चला गया, जो एक बड़े से कमरे में रखा गया था। ध्रुव को देख सब लोगों के अंदर डर से समा गया। सबको अभी से लगने लगा कि ये प्रोजेक्ट हमें तो मिलने से रहा। उसने सबके चेहरे देखे, फिर अपनी चेयर पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें किसी को खोज रही थी कि तभी वहाँ एक लड़का अंदर आता है, जिसने ब्लैक कलर पहन रखा था। उसकी आंखें ब्राउन थी। उसने ब्लैक कलर की 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें अंदर उसने वाइट कलर शर्ट पहन रखी थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। उस पर से उसके बेहद हैंडसम से फेस पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन फिर भी इस लुक में वो कहर ढा रहा था। मीटिंग में जितनी भी लड़कियां थीं, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव को देखूं या अंगद या आहान को। जी हाँ, यह आहान वालिया है, जो अभी बिना किसी भाव के अपनी चेयर के पास आकर बैठ गया। वो असिस्टेंट को एक नज़र देखा। असिस्टेंट ने उसे कुछ इशारा किया तो वो चिल होकर बैठ गया। ध्रुव कब से उसको ही देख रहा था, लेकिन उसने एक बार भी ध्रुव को नहीं देखा था। सभी ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिए। ध्रुव ने पीयूष को कुछ इशारा किया तो पीयूष ने उसकी प्रेजेंटेशन देता है। फिर आहान ने खुद अपने प्रेजेंटेशन देता है। वहाँ कुछ देर तक डिस्कस किया गया और फिर कहा गया, मिस्टर वालिया एंड ओबरॉय, हमें आप दोनों का प्रोजेक्ट वर्क काफ़ी पसंद आया, तो हम चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर ये वर्क करें, ताकि ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो और आप दोनों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप दोनों ही एक गुड बिजनेसमैन हैं। आई होप कि आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इतना ही बोल पाए थे कि आहान बीच में ही बोल पड़ा, मुझे प्रॉब्लम है, मैं ओबरॉय के साथ कभी कोई काम नहीं करना चाहता। और फिर बिना किसी की एक बात सुने ही वहाँ से निकल गया। उसका असिस्टेंट तो मुंह खोल बस देखता ही रह गया। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, 700 करोड़ का था, जिसे आहान ने यूं ही ठुकरा दिया था। वहीं ध्रुव को आहान का गुस्सा अच्छे से समझ सकता था, लेकिन जब उसने उसे इग्नोर किया तो उसे बहुत बुरा लगा। आहान अपनी असिस्टेंट को छोड़कर सीधा कार में बैठकर निकल गया। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि ध्रुव उसके आसपास भी हो। उसने अपनी कार रोक दी। उसका दिमाग घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा घूम रहा था। उसकी आंखें बंद थी। एक छोटा सा बच्चा जो रो रो कर अपनी मासूमियत भरी रुधी हुई आवाज़ में बोल रहा था, आज के बाद तू अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, मैं तुझे कभी देखना भी नहीं चाहता। उस बच्चे की आंखें रो रो के पूरी लाल हो चुकी थी और वो इतनी बुरी तरह से रो रहा था कि उसकी सांसें भी अटक रही थी। वो रो रो कर थक गया था। उसका गला बैठ गया था। उसके माँ का रो रो के बुरा हाल था। उसने आहान को अपने सीने से लगाते हुए अपने पति नागा अर्जुन से बोली, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, और फिर फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव को उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपनी जान से प्यारी आंटी की ये हालत उसे देखी ही नहीं जा रही थी।
ऊपर से उसका दोस्त आहान उससे नफरत करने लगा था। आहान इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था। जब भी कभी उसे ये याद आता, उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगता था। वो गुस्से में ही हाई स्पीड में ड्राइव करते हुए वहाँ से चला गया। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। इधर कॉलेज में 2 दिन से रूहानी कॉलेज नहीं गई थी, इसलिए उसके दोनों दोस्तों ने उसे बहुत मिस किया था। दोनों ने रूहानी को कई कॉल भी किए, पर रूहानी ने नहीं उठाई। उठाती भी कैसे? ध्रुव ने उसका फ़ोन ऑफ जो करके रखा था, ताकि रूहानी को कोई परेशान न कर सके। रूहानी जैसे ही कॉलेज के अंदर गई, दोनों उछलते हुए उसके पास आए और जोर से झपटते हुए रूहानी को गले से लगा लिया। रूहानी तो हैरान रह गई। रूहानी उनको खुद से दूर करते हुए बोली, मार डाली यार, ऐसे कौन गले लगाता है? पूरी कमर की हड्डी ही तोड़ डाली। वो रूहानी को घूर कर देखने लगी और बोली, चुप कर बोल। वो फिर से रूहानी से लिपट गई। उसे ऐसे करने से रूहानी ने उसे फिर से खुद से दूर किया और बोली, बस कर, कोई लड़के ने मुझे ऐसे चिपकते हुए देख लिया ना, तो तुझे वो समझेगा, समझी? फिर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। रूपा उसे मारते हुए बोली, किसकी इतनी हिम्मत है कि मुझे वो समझे? अगर उसने मुझे वो समझा तो मैं उसको वो बना दूंगी। फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मुस्कुराने लगी। आज दोनों का बिल्कुल भी क्लास करने का मन नहीं था, इसलिए दोनों ने मस्ती करने का सोचा। और वो इस कॉलेज में क्या ही मस्ती करती, इसलिए दोनों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाई। रूहानी ये अच्छे से जानती थी कि ध्रुव उसे परमिशन नहीं देगा, इसलिए उसने सत्य को फ़ोन कर बोली कि उसे कुछ एक्स्ट्रा क्लास है, तो वो उसका बाहर ही वेट करे। जब सब क्लास हो जाएगा तो मैं बुला लूँगी। सत्य ने बस हाँ में सर हिला दिया, तो रूहानी खुश हो गई और तीनों मिलकर सोचने लगी कि कहाँ जाएं। तभी कनिका बोल पड़ी, आइडिया। फिर वो रूहानी को अपने साथ लेकर जाने लगी। रूहानी ने कई बार पूछी कि बता तो कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा और कॉलेज के पीछे वाले गेट से दोनों निकल गए, क्योंकि सामने वाले गेट पर सत्य का डर था कि कहीं वो देख न ले। अगर वो देख लेगा तो पक्का कहीं जाने नहीं देगा। वो तीनों आज फुल मस्ती करने के मूड में थी। ओल्ड ओबरॉय मैंशन। सुबह उठते ही काव्या को कल रात वाली सभी बातें याद आने लगी और उसके साथ उसे शर्म भी आने लगी। वो तुरंत फ्रेश होकर नीचे आ गई। सभी टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे थे, बस काव्या का ही वेट कर रहे थे। वो भी अभी चेयर पर बैठ गई। उसकी नज़र जैसे ही मायूर से मिली तो उसने नज़र फेर ली। उसे शर्म आ रही थी। उसकी ये हरकत सभी ने अच्छे से नोटिस कर लिया था, लेकिन काव्या इस बात से अनजान थी। सभी को समझ आ चुका था कि मायूर की बात हो गई है। दादी ने मुस्कुराते हुए काव्या से बोली, बेटा, तुमने विवेक के बारे में क्या सोचा है? दादी की बात सुन काव्या तो समझ जाती है, लेकिन मायूर का निवाला गले में ही अटक जाता है। मायूर कुछ कह पाता कि काव्या बोली, दादी, मुझे ना अब कोई और पसंद आ गया है, तो आप ना उसकी बात तो छोड़ ही दो। और हाँ दादी, अब तो मैं आपकी पोता बहू बनूंगी। काव्या की बात सुन सभी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। दादी चिंता करते हुए बोली, चलो एक पोते का लाइफ बन गया, लेकिन मेरे ध्रुव का पता नहीं कब पत्थर दिल पिघलेगा, उसे कब प्यार होगा। हे भगवान, तू मेरी कब सुनेगा? उसको भी कोई मिल जाए। दादी की बात सुन विक्रम काव्या के कान में धीरे से बोला, अरे दादी, आपको कौन बताए आपकी भगवान ने सुन ली है। आपको तो सोने जैसा पोता बहू मिली है, जो आपके ध्रुव को सुधार भी चुकी है, और आपका पोता उसके पीछे पागल मजनू है। विक्रम की बात सुन काव्या भी धीरे से बोली, हाँ सच में ध्रुव भाई रूहानी से प्यार तो बहुत करते हैं। दोनों को धीरे धीरे बातें करते देख मायूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और कहो तो थोड़ी जलन भी हो रही थी। वो काव्या के बगल में ही बैठा था। वो जोर से बोल पड़ा, तुम दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो? मायूर की बात सुन दोनों ने बस नामे सिर हिला दिया और चुपचाप खाना खाने लगे। इधर रूपा और रूहानी कनिका रूपा के कार में बैठकर निकल गई। तीनों फुल साउंड का म्यूजिक सुन रही थी और काफ़ी सारी इधर उधर की बातें करने लगी, जिसका ना सिर था ना पैर। तीनों बस मज़े कर रहे थे। थोड़ी देर में कार एक अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने रुकी, जिसे देखते ही रूहानी की आंखें चमकने लगी।
वो तो कार से उतरने से पहले ही मन सोच रही थी कि ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी। वो यही सब सोचते हुए अंदर चली गई। तीनों मस्त से बैठकर बातें करने लगे। रूहानी तो बस खाना आने का वेट करने लगी। जब उसका ऑर्डर आ गया तो रूहानी जैसे खाने पर झपट ही पड़ी। तीनों खूब सारी मस्ती कर रहे थे। फिर तीनों का मिलकर साथ घूमने का प्लान था। रूबा अभी बकवास कर ही रही थी। उसकी बातें सुन रूहानी खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कोई तो है जो उन्हें कब से घूर रहा है, और जो रूहानी को घूर रहा है वो इस बात से अनजान है कि कोई तो है जो उनको घूर कर देख रहा है और किसी से बातें कर रहा है। उसकी आंखों में उनके लिए गुस्सा भरा हुआ था। वो लोग जिस तरह से रूहानी को देख रहे थे उसे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रूहानी की मासूमियत भरी आंखों और मुस्कान को देख वहाँ बैठे कुछ लड़के उनके पास आकर बैठ गए। उनमें से एक लड़का बड़ी बेशर्मी से बोला, हे बेबी कैसी हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार, आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देती। उस लड़के की बात सुन रूहानी चिढ़ सी गई। रूहानी ने अपनी नजरें फेर ली और अपना पूरा फोकस खाने में लगा दिया। खुद को इग्नोर करता देख उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो रूहानी को घूर कर देखने लगा। रूहानी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुशी से खाना खा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके सामने जो लड़का बैठा है उसको कुछ भी बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। उसने रूहानी को घूर कर देखा और बोला, बेबी कुछ तो बोलो, तुम्हें पता है ना आई लव योर वॉइस। फिर अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है। रूहानी ने गुस्से से उस लड़की को घूरी और गुस्से में बोली, वेद तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, मैं लास्ट बार कह रही हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर रूपा को देखने लगी, जैसे कह रही हो कुछ करना। रूपा भी वेद को घूरते हुए बोली, वेद चुपचाप चले जाओ, क्या तुम्हें रूहानी के मुंह से गाली सुनने में शर्म नहीं आती। वो रूपा को बुरी तरह घूरने लगा, जिससे वो तो एक पल के लिए घबरा गई। वो उसको बुरी तरह घूरते हुए बोला, नहीं मुझे रूहानी के मुंह से गाली सुनने में शर्म नहीं, सुकून मिलता है। फिर रूहानी को देखने लगा। उसके साथ जितने भी लड़के थे सब वेद को घूर कर देख रहे थे। वो सच में रूहानी के लिए पागल था। वो किसी के मुंह से अपने लिए कुछ भी गलत सुन ले तो उसकी सारी हड्डियां ही तोड़ देता था, लेकिन रूहानी उसके मुंह पर उसे कुछ भी बोल देती थी। लेकिन उसको गुस्सा नहीं, रूहानी की हर बात पर प्यार आता था। रूहानी अब बुरी तरह चिढ़ चुकी थी। वो गुस्से में खाना तो मुंह में भर कर उठ गई और बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना। तुम तो यहाँ से जाने से रहे तो एक काम करो, तुम यहीं बैठो, हम चलते हैं। ये बोल दोनों को उठने का इशारा करती है। रूहानी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए कदम उठाती है, वेद रूहानी का हाथ पकड़ लेता है। रूहानी उसको घूरते हुए चिल्ला कर बोली, ये क्या बदतमीजी है, वेद हाथ छोड़ो मेरा। जो इंसान अब दूर बैठा ये सब देख रहा था वो गुस्से में उबल रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रूहानी अपने हाथ छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगी और रूपा को भी अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसको वेद के कुछ दोस्तों ने घेर लिया था। रूपा गुस्से में सबको घूर रही थी। रूहानी वेद पर चिल्लाते हुए बोली, वेद छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है। वेद ने काफ़ी कस के रूहानी का हाथ पकड़ रखा था, जैसे रूहानी को दर्द होने लगा था। रूहानी की आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि रूहानी को किसी के मुंह से चीख की आवाज़ आई और वो अपनी बंद आंखें खोलकर देखी तो वे ज़मीन पर ही गिरा हुआ था। अब रूहानी का हाथ फ्री था। रूहानी ने एक नज़र अपने पास खड़े इंसान को देखी तो उसकी सांसें ही अटक सी गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। जिसने रूपा को घेर रखा था उन्होंने भी वेद की आवाज़ सुनी और उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने एक नज़र रूपा पर डाली, जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।